पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंटम आर्चर की बेटी को बचा लिया जाता है, लेकिन इलाज के बाद बी क्रेन का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। उसे गोली दी जाती है। प्रोटैगनिस्ट उसका नस चेक करता है। बी क्रेन वो प्रोटैगनिस्ट फैंटम आर्चर की बेटी को देखने के लिए आते हैं। फैंटम आर्चर की बेटी उनका धन्यवाद करती है। अब आगे प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और कहा कि ये सब उसके पिता के बलिदान की वजह से हुआ। उसने तो बस अपना काम किया। उसे लगा कि ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी मेहनत का नतीजा है। उसकी जिंदा रहने की ताकत और उसकी सूक्ष्म नसों का साफ होना, ये सब कुछ उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी मेहनत का प्रमाण है। तभी उसे एक कहावत याद आई कि एक विशाल पेड़ को उसके छोटे पौधे के रूप में पहचान लिया जा सकता है। और ये बात इस लड़की पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि उसने अपनी पहली ही लड़ाई में जस्टिस फैक्शन के भाड़े के लड़ाकों से टक्कर लेकर जिंदा रहना साबित कर दिया कि वो साधारण नहीं है, वो उम्र में उसके ही बराबर है। इसलिए उसे लगा कि अगर वो इसी तरह बढ़ती रही तो जल्दी ही पूरा मार्शल आर्ट्स जगत उसके नाम की चर्चा करने लगेगा। और इस एक अच्छाई के बदले नायक ने न सिर्फ फैंटम आर्चर बल्कि भविष्य की एक महान आर्चरी गॉडेस का भी विश्वास जीत लिया है। तभी बी क्रेन ने उसे कहा कि वो अच्छे से आराम करे। फिर जब वे बाहर निकले तो नायक ने फैंटम आर्चर से कहा कि वो खुद को थकाए नहीं, आराम करे। ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और सोचा कि शायद अब वो उसे अपने पक्ष में करने की शुरुआत कर सकता है। कुछ समय बाद वो दीवार पर नायक के साथ बैठा था और उसने ईमानदारी से कहा कि उसे अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। वो बदला लेना चाहता है, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अनगिनत मिशन पूरे करते हुए उसने कई बार देखा है कि कैसे पहले दर्जे के योद्धा एकदम से तीसरे दर्जे तक गिर जाते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानता है। हालांकि अब वो अपनी शक्ति खो चुका है, फिर भी वो खुद को ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली मानता है, क्योंकि उसकी बेटी कैक्योन इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़ी रुकावट को पार कर चुकी है। इसलिए एक पिता के तौर पर इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं मांग सकता। अभी के लिए तो उसके पास कोई इच्छा नहीं बची, लेकिन अगर उसे बस एक ही ख्वाहिश मांगनी हो तो वो ये चाहेगा कि जब उसका अंत आए तो वो शांति से इस दुनिया से विदा ले। नायक ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फैंटम आर्चर अब बिना शक्ति के शायद कभी सामान्य मृत्यु नहीं मर सकेगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लोग अब भी उसे ढूंढ ही लेंगे। और तभी उसे एहसास होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपन्यास में हुआ था, जब वो डीमन किंग हरायुन से हार गया था। लेकिन तब भी वो क्रोधित नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद को समेटा और उसी जीवन बदल देने वाले अनुभव के कारण वो एक नई अवस्था पर पहुंच सका। नायक को लगा कि ये वही पल है जब फैंटम आर्चर की जिंदगी बदली थी, और उसने उससे पूछा कि क्या वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। फैंटम आर्चर को हैरानी हुई कि चिन्ही की कौन सी ख्वाहिश हो सकती है। उसने पूछा कि वो क्या चाहता है, तो नायक खुश होकर बोला कि वो बस एक बार उसकी मार्शल आर्ट्स की कला को अपनी आंखों से देखना चाहता है। ये सुनकर फैंटम आर्चर चौंक गया, जिससे नायक को लगा कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया। लेकिन फैंटम आर्चर ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि बात ये नहीं है। उसकी तकनीक असल में बस कुछ दोहराए जाने वाले मूवमेंट्स का ही समूह है। बस समस्या ये है कि उसके पास उसका धनुष नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी परेशानी समझ ली। उसने साफ किया कि वो कोई जबरदस्त डिस्प्ले नहीं देखना चाहता, बस चाहता है कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसके हाथ में बो हो। फैंटम आर्चर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। लेकिन फिर उसने चिन्ही की बात मान ली, क्योंकि उसे नहीं पता कि जब वो इस जगह को छोड़ देगा तो फिर कब चिन्ही से मुलाकात होगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर उसके मूवमेंट्स अच्छे ना लगें तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची। उसने बताया कि जो मार्शल आर्ट्स उसने सीखा है वो है गॉडली ईविल वैंक्विशिंग आर्चरी। ये एक ऐसा आर्चरी स्टाइल है जो बुद्धिज्म से निकले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसा है, टाओइज्म से नहीं। बुद्धिज्म का मकसद होता है सेल्फलेसनेस से एनलाइटनमेंट पाना, और यही सेल्फलेसनेस बार बार एक ही मूवमेंट को दोहराने से आती है, जो उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक की जड़ है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा कि क्या ये सच है कि आर्चर ने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसके अंदर कोर से कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही। जब आर्चर ने अपने मूव्स दिखाने शुरू किए तो उसे महसूस हुआ कि शायद ये आखिरी बार है जब वो इन मूवमेंट्स को दोहरा रहा है। उसने अपनी टैलेंट से एक इमेजिनरी एरो बैम्बू की तरफ छोड़ा, और तभी प्रोटैगनिस्ट चौंक गया जब उसने देखा कि आर्चर ने दूसरा एरो उठाया। उसे वो एरो सच
में दिख रहा था। वो सोचने लगा क्या ये सब इल्यूजन है, लेकिन उसे बो की पकड़, एरो का वेट, लकड़ी की टेक्सचर और फेदर की टच तक साफ महसूस हो रही थी। जब आर्चर ने स्टांस लिया और गहरी सांस ली तो प्रोटैगनिस्ट उस पल को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। गॉडली ईवल वैंक्विशिंग आर्चरी एक ऐसी कला है जिसमें लगातार छोड़ते जाना पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया कि जब इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ हो रही है तो बार बार खुद को पीछे क्यों छोड़ना पड़ता है, लेकिन कई घंटों तक सोचने के बाद उसने समझा कि इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तभी हासिल करता है जब वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी से एक एरो चला सके। उसे लगा कि यही मुकाम है, लेकिन असली बात ये थी कि आर्चर को खुद अपने आप को ही पीछे छोड़ना होता है। जब आर्चर ने गहराई से ध्यान लगाया और कंसंट्रेट किया तो उसने बहुत ही इंटेंस एनर्जी बाहर निकालनी शुरू कर दी। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक गया क्योंकि इतनी जबरदस्त काई की लहरें निकल रही थीं कि चारों तरफ शॉक वेव्स बनने लगे। उसे खुशी हुई कि ये काम कर गया और ये तो नॉवल में बताए गए सीन से भी ज्यादा पावरफुल था और इसका मतलब था कि आर्चर अब स्पिरिचुअल आर्चरी के लेवल तक पहुंच चुका है। उसने इतनी भारी माना बाहर निकाली कि प्रोटैगनिस्ट ये सोचकर शॉक्ड रह गया कि क्या वो सच में हवा में उड़ रहा है, क्या यही वो फ्लोटिंग समाधि है जिसके बारे में वो सुनता था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि नॉवेल में फैंटम आर्चर ने जागने के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भी हो, प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसका मास्टर ये सब देख पाता क्योंकि उसने फैंटम को सिर्फ एक फ्यूचर स्लेव नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड वॉरियर बना दिया था और वो चाहता था कि बी क्रेन ये सब खुद देखता। तभी अचानक यू चुपके से सब देखता हुआ सामने आ गया और बोला कि हमेशा की तरह वो चिन्ही को समझ नहीं पा रहा। प्रोटैगनिस्ट चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि यू उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने सोचा कि क्या वो इतनी देर से यहाँ खड़ा था, फिर भी प्रोटैगनिस्ट यू की प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। यू ने कहा कि जिस इंसान के बारे में उसे लगा था कि वो इंटरनल एनर्जी खोने के बाद जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड हो जाएगा, वो अब एनलाइटनमेंट हासिल करने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसके फ्लोटिंग समाधि को देखकर लगता है कि वो अब अपने करंट लेवल से कई स्टेजेस ऊपर पहुंच जाएगा। उसने चिन्ही से कहा कि वो वाकई इनक्रेडिबल है, पहले सुन्योंग अब फैंटम ना कि किवांग। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि यू की बातें सच में कॉम्प्लीमेंट्स थीं और दिल से कही गई थीं, लेकिन फिर भी उसे अंदर से अजीब सा डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा कि यू यहाँ सिर्फ बधाई देने नहीं आया है। यू ने भी माना कि वो ऐसा ही कुछ सोच रहा था जब वो सब देख रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि वो क्या सोच रहा है। तभी यू ने कहा कि क्या उसे मार देना चाहिए। यू ने उसे घूर कर देखा और प्रोटैगनिस्ट को लगा जैसे वो सच में सोच रहा हो कि क्या उसे जान से मार दे। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। उसने महसूस किया कि जो खून जमा देने वाली ब्लड लस्ट थी वो झूठ नहीं थी, यू वाकई सीरियस था। यू ने साफ किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मास्टर अपनी जान खोते खोते बचा है और जब तक प्रोटैगनिस्ट जिंदा रहेगा उसका मास्टर खुद को ऐसे ही ओवर एक्सर्ट करता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो एक दिन सच में मर नहीं जाएगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि शुरू से ही जब एक टर्मिनली इल पेशेंट किसी डिसाइपल को अपनाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी जिंदगी धीरे धीरे खुद ही खत्म करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मास्टर ने एक ऐसे पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया जिसे वो नॉर्मली कभी नहीं करते और उसकी वजह से अपनी जान तक गंवा बैठते। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि अगर यू उसे मार देगा तो मास्टर कभी उसे माफ नहीं करेगा। यू ने भी माना कि वो सही कह रहा है क्योंकि उसका मास्टर शायद उसे सबसे भयानक तरीके से मार डाले। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो नहीं जानता कि मास्टर इतना दूर जाएगा या नहीं, लेकिन उसे तो लगता है कि वो उसका एक ही स्ट्राइक में उसका सिर काट देगा। यू को लगा कि चिन्ही अपने मास्टर के बारे में बहुत नरम सोचता है क्योंकि वो कह रहा है कि मास्टर उसे एक ही बार में मार देगा। यू जानता था कि उनका मास्टर वैसा नहीं है, बल्कि वो तो उसे ऐसे मारेगा कि डेमोनिक क्लैन भी घिन से सिर हिला दे। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हुआ कि उनका इतना जेंटल मास्टर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यू अपने मास्टर को बहुत ही हल्के में ले रहा है और वो उसकी लॉयल्टी पर शक करने लगा। यू ने साफ किया कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मरेगा, अगर मास्टर लंबे समय तक जिंदा रह सके तो वही उसकी ड्यूटी पूरी मानी जाएगी। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा और वो सारे पल याद किए जो उसने अपने मास्टर के साथ बिताए थे, जिससे वो खुश हुआ और अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। चिन्ही सोचने लगा कि क्या इसका मतलब है कि यू अब उसे मारने नहीं वाला, और यू ने भी कंफर्म किया कि इसका मतलब है वो अब उसे ऑब्जर्व करेगा। जाते जाते उसने कहा कि वो नाराज भी है और शुक्रगुजार भी, खुश भी है और चिन के खून के लिए प्यार
दिलासा भी और पूछा कि वो जानता है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रेस। फैंटम आर्चर की एनलाइटनमेंट उस घटना के 3 घंटे बाद पूरी हुई। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया जब उसने देखा कि फैंटम आर्चर के सफेद होते बाल फिर से अपनी असली रंगत में लौट आए हैं, और सिर्फ बाल ही नहीं, उसकी बूढ़ी होती त्वचा भी फिर से जवान और लोचदार हो गई है। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो बूढ़ा आदमी अभी तक बमुश्किल चल पा रहा था वो अचानक फिर से जवान हो गया है। शायद इसका कारण ये है कि उसका इनेट ट्रू काई फिर से भर गया है और साथ ही उसका सामान्य काई भी अब सामान्य स्थिति में लौट चुका है। ये सब देखकर चिन्ही को लगा जैसे वो सचमुच एक कॉकरोच है जो किसी भी हालत में बच निकलता है, और उसने उसे बधाई दी। बीक वैंग ने कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है कि वो अब ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंच सका है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट और भी हैरान रह गया, क्योंकि ट्रांसेंडेंट रेल्म वही स्तर है जिसे पाने का सपना हर मार्शल आर्टिस्ट इस कहानी में देखता है। लेकिन पूरे क्षेत्र में अब तक सिर्फ 30 मार्शल आर्टिस्ट ही इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।